हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में एनेक्स्चर क्या लगाया जाए, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट होता है उसमें क्या क्या बातें लिखी जाए और कैसे लिखी जाए, कैसे एनालाइज किया जाए। तो दोनों ही वीडियो अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये वीडियो आप इन्हीं वीडियोस का अगला पार्ट मान सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि कई बार कमेंट्स में भी पूछी जाती है, कई बार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब उनका प्रश्न ये होता है कि जो एफिडेविट है रजनीश वर्सेस नेहा का, वहां पे पूछा जाता है कि आपका अपना खुद का खर्चा कितना है मंथली, या फिर आप जो डिपेंडेंट दिखा रहे हो फादर और मदर को, उनका अनुमानित मंथली खर्चा कितना है। तो इस चीज को कैसे निर्धारित करें, और इसमें कई सारी चीजें होती है। कई बार होता है कि आपकी इनकम कम है, कई बार होता है कि एवरेज इनकम है, कई बार होता है आपकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा है। तो कैसे इस चीज को हम डिसाइड करें जिससे हम पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, इस पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे हमको मनोबल मिलता है और आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अब दोस्तों, पहला प्रश्न कि रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में हम खुद का खर्चा कितना दिखाएं। अब देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम क्या है। अब हम एक अंदाजा लेके चलते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल तो मुझे लेना पड़ेगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। अब दोस्तों, अगर उसकी ऑन रिकॉर्ड 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है तो इसी पर मेंटेनेंस बनना है। यानी कि आपको कोर्ट में को आर्ग्यू यही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ आता है, इसमें से मेरी इतनी ईएमआई कटती है, इसमें से मेरे माता पिता डिपेंडेंट हैं, उनका भी मुझे देखना होता है, उनका मेडिकल का भी करना होता है, और उसके बाद वाइफ का मेंटेनेंस बनना है और खुद का भरण पोषण भी है। अब जो क्वेश्चन है हमारा कि भाई हम खुद का खर्चा कितना दिखाएं। अब यहां पे लोग गलती क्या कर देते हैं, खुद का खर्चा बहुत ज्यादा दिखा देते हैं ताकि कोर्ट को ऐसा लगे कि इसके पास तो पैसा कम बच रहा है और वाइफ का कम मेंटेनेंस बंधेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आप पर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिखा दिया कि 1 लाख रुपए में से मेरा मंथली खर्चा जो है 40,000 रुपए या 50,000 रुपए पर मंथ है। यह सोच के आपने दिखाया कि भाई 1 लाख मेरी इनकम थी, 20,000 ईएमआई कट गई, 80,000 बचा, तो 80 में से अगर मैं इतना खर्चा अपना दिखा दूंगा, बाकी माँ बाप का दिखा दूंगा, तो पीछे 10,000 बचेंगे, तो वाइफ का मेंटेनेंस कम हो जाएगा। बट ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग गलत है। अब हो सकता है और किसी का इस पर कुछ और अनुभव हो, कुछ और एक्सपीरियंस हो, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख आपकी सैलरी है, तो सामने वाला जो अपोजिंग काउंसिल होता है वो इसी बात को पकड़ सकता है कि भाई जब आप ये कह रहे हो कि आपके अकेले का खर्चा 40 से 50,000 है, तो वाइफ भी तो अकेली है, या कई मामलों में ऐसा होता है वाइफ के साथ बच्चा भी है, तो अगर 40-50 आपका खर्चा है तो 40-50 आपको उसको भी देना चाहिए, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तो आप देंगे। तो यहां पे आपको नुकसान हो जाता है। इस बात को पकड़ के अगर वो अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर देता है तो कोर्ट कन्विंस हो सकती है उसकी साइड से। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा अपना दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है जितना फिर अपना दिखा रहे हो उतना आपको वाइफ को भी तो देना है, वो ये भी कह सकते हैं। तो आप अपना खर्चा उतना ही दिखाओ जो कि आप जस्टिफाई कर सको, और उस बेसिस पर जो अदर काउंसिल हो सामने वाला वो उसका फायदा ना उठा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना खर्चा दिखा दिया, 1 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, डिपेंडेंट है, अपना खर्चा आपने 20,000 रुपए मंथली दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होगा, क्योंकि अगर आपका वाइफ का मेंटेनेंस बनता भी है तो इसी रेंज में बंधेगा। तो अपोजिंग काउंसिल आपकी इस स्टेटमेंट का अपने फेवर में फायदा नहीं उठा पाएगा। सेकेंडली, अब माँ बाप की बात आती है कि अगर माँ बाप को आपने डिपेंडेंट दिखाया, उनका खर्चा कितना दिखाएं, तो वहां पर भी ये सेम बात लागू होती है। बस एक चीज है, उनके जो मेडिकल का खर्चा है वो आप अलग से दिखा सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, 20,000 रुपए खर्चा आप अपना दिखा रहे हो, अब माता और पिता 20-20 अगर आपने दोनों का दिखा दिया तो 40,000 उनका खर्चा हो गया, प्लस उनके साथ जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने मेडिकल बिल या प्रिस्क्रिप्शंस लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ मेडिकल खर्चा भी दिखा सकते हो कि भाई महीने में 10-15,000 रुपए मेरे इनके मेडिकल पे भी लग जाते हैं, तो ये तो जस्टिफाई हो सकता है। तो अब क्या हो गया, 55,000 आपके फादर मदर का हो गया, 20 जो मंथली खर्चा हो गया उनका खाने पीने का और जो छोटे मोटे घर के खर्चे होते हैं, और 15,000 उनका आपने मेडिकल का दिखा दिया। तो ये 55,000 आपका जस्टिफाई मैनर में, 20,000 अपना अपना दिखा दिया, तो 55 और 20 75 तक आपने बिल्कुल जस्टिफाइड खर्चा दिखा दिया है। इसके बाद आपकी ईएमआई भी होंगी और थोड़ा बहुत आपका बचेगा भी, तो जो भी आपकी वाइफ का मेंटेनेंस बनेगा वो बहुत ही रीजनेबल ढंग से कोर्ट तय करेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट्स भी आपको अपनी तरफ से उसी के अनुसार अच्छे करने पड़ेंगे। खाली ऐसा नहीं है कि आपने इतना दिखा दिया और बात बन जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स में अपोजिंग काउंसिल को आपको कंटेस्ट करके अपनी बात से कोर्ट को कन्विंस करना भी जरूरी है।
तो तभी आपका मेंटेनेंस जो होगा वो रीजनेबल कैटेगरी में आ पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस बात का फायदा भी अपने अपने मामलों में जरूर उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।